गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति से संबंधित पहला प्रश्न भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिन मान्यताओं और विचारों को व्यक्त किया है उन पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियोज में। तो साथियों, इसके पॉइंट ज़्यादा थे, इसलिए इस वीडियोज को पहले ही यानी 11वें पॉइंट पर ही क्लोज कर दिया गया है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे आपसे इसी पहले वाले क्वेश्चन के आगे के पॉइंटों की चर्चा करेंगे आपसे। तो बच्चों, अभी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12, काव्य का प्रयोजन। तो साथियों, काव्य के प्रयोजन में बात कर लेते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य के प्रयोजन में हमें क्या बताया, क्या नई सीख दी है। तो साथियों, आगे हम देखेंगे, देखते हैं। भारतीय मम्मट आचार्य मम्मट जो हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन जो हैं क्या क्या बताए हैं। काव्य के प्रयोजन, जैसे कि अभी आपका 12वां पॉइंट चल रहा है काव्य का प्रयोजन। तो साथियों, जो हमारे आचार्य मम्मट हैं, इन्होंने काव्य के प्रयोजन क्या क्या बताए हैं, जैसे कि यश की प्राप्ति यानी यश प्राप्त करना और व्यवहारिक ज्ञान तथा बुरे फल की निवृत्ति के साथ रसास्वाद की प्राप्ति बतलाया है। तो साथियों, सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन के रूप में मम्मट ने साध्य परिनिवृत्ति के साथ कांता सम्मति उपदेश को भी स्वीकार किया है। बच्चों, अन्य आचार्यों ने अच्छे काव्य का प्रयोजन सब पुरुषार्थों की प्राप्ति बतलाया है। यानी अच्छे काव्य का प्रयोजन जो है वो सभी पुरुषार्थ, जो कि मैंने अभी ऊपर 11वें पॉइंट में चर्चा की थी आपको पिछले वीडियोज में, उसमें देख लेंगे आप। तो 4 जो पुरुषार्थ बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की बात 11वें पॉइंट में हो चुकी है। साथियों, आप आगे देख लेंगे। तो और इसमें जो है ना पुरुषार्थों की प्राप्ति बतलाया है, और मोक्ष पुरुषार्थ को सभी मोक्ष जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है पुरुषार्थ, तो मोक्ष पुरुषार्थ को सभी ने विशिष्ट प्रयोजन के रूप में प्रतिपादित किया है। बच्चों, इस तरह भारतीय साहित्य में भी इसी आस्था का स्वर प्रमुख रूप से व्यक्त हुआ है। तो भारतीय साहित्य की जो आस्था है और उसका जो प्रमुख रूप जो है वो व्यक्त हुआ है इसी में। तो अब हम बात करेंगे, जैसा कि आचार्य मम्मट ने हमें कौन कौन सी 4 चीज़ें बताई हैं काव्य के प्रयोजन में। यश की प्राप्ति किस प्रकार की जाए, व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है, बुरे फल की निवृत्ति के साथ रसास्वाद यानी किसी चीज़ में रस और स्वाद की प्राप्ति बतलाया है आचार्य मम्मट ने। तो हम समझ गए होंगे कि काव्य का प्रयोजन क्या रहा। अब हम आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की। तो साथियों, पॉइंट नंबर 13 है आपका भारतीय साहित्य की विशेषता, यानी हम सब भारतीय साहित्य की विशेषता किस प्रकार से है हम सबसे, तो वही हमें जाननी है। आगे देखेंगे हम। तो बच्चों, आपको बता दें 13वें पॉइंट में है भारतीय साहित्य की विशेषता। द्विवेदी जी ने बतलाया है कि कर्म फल में विश्वास, पाप पुण्य में आस्था और पुरुषार्थ प्राप्ति की चेष्टा के कारण भारतीय साहित्य में अनेक आदर्शों का समावेश हुआ है। बच्चों, इसी कारण यहाँ के नाटकों में धर्मात्मा व्यक्ति की पराजय नहीं दिखाई जाती है। जो हमारे नाटक चलते हैं टीवी और सीरियलों में, उनमें देखो आप, अधिकतर आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति धर्मात्मा है वो परेशान बहुत होता है, उसको लोग परेशान बहुत करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धर्मात्मा व्यक्ति की कभी भी पराजय यानी हार नहीं होती है। लास्ट में जब वो पॉइंट समाप्त होता है तो उस पॉइंट पे यानी कोई सा भी नाटक हो, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, उस नाटक में धर्मात्मा व्यक्ति की ही विजय होती है। तो साथियों, धर्मात्मा व्यक्ति की पराजय कभी भी नहीं होती है।
सद्विचारों से युक्त व्यक्ति कठिनाइयों से जूझता हुआ भी हारा हुआ नहीं दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं सीरियलों में, नाटकों में कि कभी भी व्यक्ति कितना ही परेशान, सच्चा व्यक्ति जो होता है बहुत परेशान होता है, बहुत कठिनाइयों से जूझता है, लेकिन कभी भी वो हारा हुआ दिखाई नहीं दिया जाता है। अंत में उसकी ही जीत दिखाई जाती है। तो साथियों देखेंगे भारतीय साहित्य में भी आदर्शों की प्रतिष्ठा इसी कारण की जाती है कि यहाँ प्रत्येक काव्य और नाटक कर्तव्य भावना का संदेश देने वाले होते हैं। महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी यह दृष्टिकोण इस बात का प्रमाण है साथियों। जैसे कि भारतीय कवि अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने की बजाय दूसरे के मनोभावों को व्यक्त करता है। उसका उद्देश्य आनंद यानी रस को क्या कहते हैं, हमारे काव्य की भाषा में आनंद भी कहते हैं और आनंद को ही रस कहते हैं। तो उसका उद्देश्य आनंद को व्यक्त करना रहता है। इस कारण उसकी दृष्टि में आत्मानंद यानी आत्मा का आनंद, आत्मानंद का मतलब आत्मानंद यानी आत्मा का आनंद की प्राप्ति तथा लोक मंगल की भावना प्रधानतया रहती है। यानी आत्मा जो हमारी है वो आनंद से भर जाए और लोक मंगल यानी संसार में जो भी है, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो हमारे लोक मंगल यानी दूसरों के हित में होने चाहिए, लोक मंगल की भावना से उत्प्रोत होने चाहिए, यही प्रधानतया सोच रहती है हमारी। तो साथियों यह भारतीय साहित्य की अन्यतम विशेषता है। यानी जो हमारे भारतीय शास्त्र है उसकी विशेषता ये बिल्कुल अलग हटके है कि हम वो कार्य करें जीवन में जिससे हमें आत्मा की यानी हमारी आत्मा आनंदित हो और लोक मंगल की भावना यानी हम दूसरों का भला करने के लिए ही कार्य ज़्यादा करें, ऐसी भावना हमें रखनी होती है और यही भावना हमारी सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। तो साथियों भारतीय साहित्य की अन्यतम विशेषता ये बताई गई है आपको। जैसा कि आपने समझ लिया होगा, द्विवेदी जी ने हमें सबसे श्रेष्ठ जो भावना बताई है वो क्या बताई है, यानी उनका उद्देश्य यही रहा है कि आनंद की प्राप्ति हो, यानी आत्मा हमारी ऐसे कार्य करें हम जिससे हमारी आत्मा आनंदित हो और दूसरों का भला हो, ऐसे हमारे कार्य क्रियाकलाप होने चाहिए। तो साथियों अब हम चलते हैं 14वें पॉइंट के ओर। 14वां पॉइंट है हमारा जन जीवन की समस्याओं का चित्रण। यानी जन जीवन, जो इस संसार में जन यानी पुरुष व्यक्ति जो भी है वो, और जीवन उनका जीवन, उन जनजीवन के जीवन से संबंधित समस्याएं जो आती हैं, कठिनाइयां जो आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, उनका चित्रण किया गया है। तो साथियों हम देखेंगे 14वें पॉइंट पे चलते हैं, जनजीवन की समस्याओं का चित्रण में क्या बताया है द्विवेदी जी ने। तो साथियों आगे हम देखेंगे द्विवेदी जी ने बताया है कि भारतीय साहित्य की विशेषता है कि इसमें जनजीवन से संबंधित गंभीर समस्याओं का समाधान चित्रित रहता है। जैसे कि प्राचीन भारतीय साहित्य में जो ज्ञान भरा पड़ा है उससे आधुनिक आविष्कारों का साम्य होना अपने आप में आश्चर्यजनक है। साथियों ये था हमारा 14वां पॉइंट, जैसा कि अभी हमने क्लियर कर दिया है कि उनकी जो समस्याएं होती है ना, जनजीवन की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण जो किया है द्विवेदी जी ने, उसमें जो है ना भारतीय साहित्य की ये विशेषता बताई गई है कि इसमें जनजीवन से संबंधित गंभीर समस्याओं का समाधान चित्रित रहता है। जैसे कि प्राचीन भारतीय साहित्य में जो ज्ञान भरा पड़ा है, प्राचीन भारत, पुराने भारतीय साहित्य की बात हो रही है साथियों, तो उसमें जितना भी ज्ञान भरा पड़ा है उसमें आधुनिक आविष्कारों का, जो आजकल आविष्कार हो रहे हैं, उनका शामिल होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। तो साथियों ये हमारा 14 पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। 15वां पॉइंट है बच्चों यूरोपियन सभ्यता के 3 उत्स। तो हम समझेंगे कि यूरोपियन सभ्यता के 3 उत्स कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम
अभी आपका पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, निबंध नंबर 3 और भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। इसका पहला क्वेश्चन का ही पॉइंट है 15वां। तो 15वां पॉइंट चल रहा है यूरोपियन सभ्यता के 3 उत्स। तो साथियों 3 उत्स कौन कौन से बताए गए हैं देखेंगे आगे। लेखक ने भारतीय सभ्यता के 3 उत्सों का उल्लेख किया है साथियों। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 ग्रीक विचार, और नंबर 2 बाइबिल, और नंबर 3 आधुनिक विज्ञान। ये 3 उत्स बताए हैं किसके? यूरोपियन सभ्यता के। तो इन्हीं तीनों से आधुनिक यूरोपियन पंडित की दृष्टि प्रभावित होती है और इन दोनों के घात प्रतिघात से उसके मानस पट पर एक विशेष प्रकार का जीवन संबंधी सत्य अंकित होता है। तो साथियों उसी सत्य की माप से वह वस्तुओं को मापता है और जहाँ एक साहित्य का संबंध है वह ग्रीक मनीषियों से प्रभावित होता है। उसकी तद विषयक चिंता पर बाइबिल का प्रभाव नहीं के बराबर है और आधुनिक विज्ञान ने साहित्य के बाहरी रूप को ही अधिक प्रभावित किया है साथियों। इस प्रकार हम देखते हैं उक्त तीनों प्रभावों से निर्मित यूरोपियन सिद्धांत एकमात्र सत्य है या नहीं, एकमात्र सत्य है या नहीं। देखा जाए तो बच्चों आर्य, द्रविड़ और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण से जो भारतीय संस्कार बने हैं तो और बनने जा रहे हैं उन्हें सत्य क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो बातें ग्रीक साहित्य पर लागू होती हैं वही बातें भारतीय साहित्य के लिए भी स्वीकार की जानी चाहिए। तो साथियों भारतीय साहित्य एक जीवित जाति की साधना है और इसमें यहाँ के संस्कारों का समावेश हुआ है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमारा जो भारतीय साहित्य की जो प्राण शक्ति है वो एक जीवित जाति की साधना है और इसमें यहाँ के संस्कारों का समावेश किया गया है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 16 की। पॉइंट नंबर 16 है आपका भारतीय दृष्टिकोण की व्यापकता। तो बच्चों देखेंगे पॉइंट नंबर 16 में कि आगे लेखक ने हमें क्या अवगत कराया है। तो देखेंगे प्रस्तुत निबंध में साथियों भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति का उल्लेख करते हुए द्विवेदी जी ने बताया है कि पाश्चात्य संस्कारों के चश्मे से भारतीय साहित्य की आलोचना करना उचित नहीं है। पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता जो थी उस वहाँ के जो संस्कार थे या हैं अभी भी, उन पाश्चात्य संस्कारों के चश्मे से यानी उस दृष्टि से, चश्मे का मतलब उस दृष्टि से भारतीय साहित्य की आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय शिक्षा और यहाँ के संस्कारों को पाश्चात्य संस्कारों के समान ही महत्व देना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति से यद्यपि भारतीय संस्कृति का मेल नहीं बैठता है, फिर भी साथियों प्राचीन रचनाओं को लक्ष्य कर समन्वय पूर्वक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना ही चाहिए। तो ये हुई बात हमारी 16वें पॉइंट की साथियों। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। अब हम चलते हैं, अब ये पॉइंट आपका पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला प्रश्न जो है कंप्लीट होने वाला है। अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, थोड़ा निष्कर्ष पे चर्चा कर लेते हैं, देखेंगे आगे। बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति को लक्ष्य कर जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें पुनर्जन्म, आत्मा, माया और कर्मफल के साथ पुरुषार्थ आदि की विवेचना कर ये बतलाया है कि ये ही तत्व यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को निरंतर प्रभावित करते हैं। तो साथियों देखेंगे भारतीय साहित्य और संस्कृति में प्रारंभ से ही
समन्वय की भावना रही है। इस कारण इसमें सामाजिक जीवन की समस्याओं को सामाजिक जीवन की समस्याओं का समाधान भी किया गया है तथा हिंदू समाज के विश्वासों को पूर्णतया अपनाया गया है। साथियों, अभी आप निष्कर्ष आपका कंप्लीट हो गया है, पहले प्रश्न का निष्कर्ष। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको 11 पॉइंट, पहले प्रश्न के 11 पॉइंट कंप्लीट करवा दिए थे और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमारे 12 से लेकर 16 पॉइंटों तक चर्चा की है और इसके बाद में निष्कर्ष आपको समझा दिया है। बच्चों, ये पहला प्रश्न, तीसरे निबंध का पहला प्रश्न आपका 2 वीडियोज में कंप्लीट करा दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे आगे प्रश्न की। इसी से संबंधित, इस निबंध से संबंधित आगे प्रश्न पर ले चलते हैं, आपको आगे देखेंगे आप।